दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो सेंटेंस है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ इज़, एम, आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। और लाफ्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है हंसी, और मेडिसिन मतलब दवाई, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? और ये इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। लाफ्टर इज़ दी बेस्ट मेडिसिन, हंसी सबसे अच्छी दवा है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ ग्रम्पी किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, GRUMPY, ग्रम्पी। दोस्तों ये जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कि विशेषण है। और ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, बुरे स्वभाव वाला, ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव बुरा हो, जो थोड़ा सा रूखे किस्म का व्यक्ति हो, चिड़चिड़ा टाइप का, उसे ग्रम्पी कहा जाता है। और ये एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस देयर लिव्ड आ ग्रम्पी किंग। एक बार एक चिड़चिड़ा राजा रहता था। ही डिड नॉट लाफ एट ऑल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इसे आप नोट कर लें। तो क्या अर्थ हुआ? ही डिड नॉट लाफ एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, वह बिल्कुल भी नहीं हंसता था। और दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का मैंने आपको नेगेटिव के बारे में बताया। मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, यदि आप समझ चुके हैं तो ज़रूर ट्रांसलेट करें। उसने खाना नहीं खाया। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसको ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो क्या अर्थ हुआ कि वह बिल्कुल भी नहीं हंसता था। नो वन इन द किंगडम वॉज अलाउड टू लाफ आइदर। क्या अर्थ हुआ? नो वन इन द किंगडम वॉज अलाउड टू लाफ आइदर। दोस्तों ये जो देखिए वाक्य है यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वॉज या वर का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अलाउ का मतलब होता है किसी काम को करने की अनुमति देना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? नो वन इन द किंगडम वॉज अलाउड टू लाफ आइदर। राज्य में किसी को भी हंसने की इजाज़त नहीं थी या फिर हंसने की अनुमति नहीं थी। वन डे आ लिटिल बॉय नेम्ड अनुज कुड नॉट कंट्रोल हिज लाफ्टर। दोस्तों इस वाक्य में कुड का यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। सबसे पहले आप ये सीखिए कि हम इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे। ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे,
ऐसे वाक्यों में कुड का यूज़ हमें करना होगा, क्योंकि जो कुड है वो पास्ट में पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द हों, वहाँ कुड का यूज़ किया जाएगा। जैसे वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम, वह नहीं दौड़ सका, या वह नहीं दौड़ पाया, ही कुड नॉट रन। तो और यदि अफर्मेटिव होगा तो कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यदि नेगेटिव होगा तो कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी होगी। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, आ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, नेम्ड अनुज, अनुज नाम का, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दिन एक अनुज नामक छोटा लड़का, कुड नॉट कंट्रोल, काबू नहीं रख पाया या नहीं रोक सका, हिज लाफ्टर, अपनी हंसी को। कंट्रोल का मतलब किसी चीज़ पर काबू करना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे अ लिटिल बॉय नेम्ड अनुज कुड नॉट कंट्रोल हिज लाफ्टर। एक दिन एक अनुज नामक छोटा लड़का अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाया। लेटर ही गॉट स्केयर्ड ऑफ पनिशमेंट। दोस्तों लेटर मतलब होता है बाद में, और ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों SCARED, स्केयर्ड जो है एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, तो यदि हम एडजेक्टिव का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के वाक्यों में करते हैं तब हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही इज़ स्केयर्ड या फिर ही वॉज स्केयर्ड। लेकिन यदि आप इस एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा इसको वर्ब बनाने के लिए, क्योंकि ये जो शब्द है आप देख रहे हैं ये वर्ब तो है नहीं, ये एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसको वर्ब की तरह प्रयोग करना चाहते हैं। तो इसको वर्ब की तरह प्रयोग करने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ हमें करना होगा, और सपोर्टिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर गेट का यूज़ किया गया है। तो गेट स्कैर्ड मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना, और ये पास्ट का वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है गॉट। तो क्या अर्थ हुआ? लेटर, बाद में, ही गॉट स्कैर्ड, वह डर गया, ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब सज़ा या फिर किसी भी तरह का जुर्माना, या इसको ये भी कह सकते हैं दंड वगैरह। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? लेटर ही गॉट स्केयर्ड ऑफ पनिशमेंट, बाद में वह सज़ा से डर गया। सडनली ही थॉट ऑफ ए प्लान। दोस्तों सडनली मतलब अचानक, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। सडनली ही थॉट ऑफ ए प्लान, अचानक उसने एक योजना सोची। ही स्पेंट ऑल डे राइटिंग अ फनी स्टोरी एंड देन कन्वर्टेड इट इनटू अ ड्रामा। दोस्तों पहले इसको यहीं तक ट्रांसलेट करते हैं, बड़ा वाक्य है अगले पेज पे। तो क्या अर्थ हुआ? ही स्पेंट ऑल डे राइटिंग अ फनी स्टोरी। ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, जैसे पैसे खर्च करने को भी स्पेंड कहते हैं या फिर समय बिताने को भी स्पेंड कहते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ कि ही स्पेंट ऑल डे राइटिंग अ फनी स्टोरी, उसने एक फ़नी स्टोरी लिखने में पूरा दिन बिताया। एंड देन, और फिर, कन्वर्टेड इट, कन्वर्ट मतलब बदलना, मतलब उसको कन्वर्ट करने में इनटू अ ड्रामा, एक नाटक में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही स्पेंड ऑल डे राइटिंग अ फनी स्टोरी एंड देन कन्वर्टेड इट इनटू अ ड्रामा। उसने पूरा दिन एक फ़नी कहानी लिखने में और फिर उसे एक नाटक के रूप में बदलने में बिताया। आफ्टरवर्ड्स ही वेंट टू द पैलेस। दोस्तों आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। आफ्टरवर्ड्स ही वेंट टू द पैलेस, उसके बाद वह महल गया। ही आस्क्ड द किंग, और दोस्तों आस्क मतलब होता है पूछना या फिर किसी से कोई बात करने को बोलना। सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, ये भी पास्ट का वाक्य है। ही आस्क्ड द किंग, उसने राजा से पूछा। मे आई प्रेजेंट माई ड्रामा टू यू। दोस्तों मे का प्रयोग वाक्यों में किसी भी तरह की रिक्वेस्ट को मतलब कि अनुरोध को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यदि इसमें आई सब्जेक्ट होगा तो मे का यूज़ किया जाएगा, आप इसे नोट ज़रूर कर लें। और ये जब यूज़ किया जाएगा जब हम किसी से कोई आज्ञा लेंगे, परमिशन लेंगे, किसी भी तरह की अनुरोध करेंगे तो वहाँ पर मे का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड द किंग, उसने राजा से पूछा। मे आई प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना किसी चीज़ को। मे आई प्रेजेंट माई ड्रामा टू यू, क्या मैं आपके सामने अपना नाटक पेश कर सकता हूँ। द किंग लेट हिम डू इट, लेट का मतलब कुछ करने देना, और ये पास्ट का ही वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और दोस्तों लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट होती है। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग लेट हिम डू इट, राजा ने उसे वो करने दिया। देन द बॉय स्टार्टेड द प्ले,
स्टार्ट का मतलब शुरू करना और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही ये भी वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है। देन फिर द बॉय लड़के ने स्टार्टेड द प्ले, नाटक शुरू कर दिया, फिर लड़के ने नाटक शुरू कर दिया। एट लास्ट ही केम टू द फनी पार्ट, एट लास्ट मतलब अंत में, ही केम टू द फनी पार्ट, फनी पार्ट का मतलब हास्य वाला हिस्सा। और ये जो वाक्य है भी पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, कब मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। एट लास्ट ही केम टू द फनी पार्ट ऑफ द स्टोरी, अंत में वह कहानी के फनी पार्ट पर मतलब कि हंसी वाले हिस्से पर आया। द किंग स्टार्टेड लाफिंग, दोस्तों यहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जैसे जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई क्रिया मौजूद हो, जैसे वह खेलने लगा, वह नाचने लगा, वह दौड़ने लगा, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड फिर फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे वह खेलने लगा तो क्या होगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, द किंग स्टार्टेड लाफिंग, राजा हंसने लगा। चलिए मैं आपको एक स्टार्टेड का वाक्य देता हूँ, यदि आप सीख गए तो ट्रांसलेट ज़रूर करें। वह हमारी मदद करने लगा, दूसरा वाक्य भी नोट कर लीजिए, वह खेलने लगा। दोनों ही वाक्य ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो क्या अर्थ हुआ कि जो राजा हंसने लगा। ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट वर अमेज्ड, और दोस्तों प्रेजेंट का मतलब होता है किसी जगह पर उपस्थित होना, मौजूद होना। ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट वर अमेज्ड, सारे लोग जो दरबार में उपस्थित थे, मौजूद थे, वर अमेज्ड वो हैरान हो गए। द किंग दैन अलाउड एवरीबडी टू लाफ, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अलाउ मतलब अनुमति देना और ये सेकंड फॉर्म है। द किंग दैन अलाउड एवरीबडी टू लाफ, फिर राजा ने हर किसी को हंसने की अनुमति दे दी। एवरीवन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद हर कोई खुशी खुशी रहा। ऑल बिकॉज ऑफ अनुज, सिर्फ अनुज की वजह से। चलिए तो दोस्तों इस तरह से कहानी जो है बहुत ही अच्छे एंड पे ख़त्म होती है। और कहानी का जो टाइटल था लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, मैं समझता हूँ बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल ही करेक्ट है। क्योंकि दोस्तों जीवन में हमारे बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं, उसके बावजूद भी यदि हम जीवन में हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव रहते हैं। और जो पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मकता जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप जीवन अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं, और आप एक अपने आसपास भी लोगों को खुश रखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉजिटिविटी के साथ साथ हंसना जो है, मुस्कुराना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इससे हमारा तनाव भी कम होता है और जीवन भी एक अच्छा हो जाता है और हमें जीवन जीने में भी आसानी होती है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों कई बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं जैसे कि आप सर कोई स्टोरी का बताइए लिंक वगैरह। तो दोस्तों ये जो बुक्स हैं मैंने किसी ऑनलाइन वगैरह से मैंने नहीं ख़रीदी, मैं नॉर्मली कहीं भी बुक स्टोर से मैं इनको परचेज़ कर लेता हूँ। और बाकी जो बुक्स के जो नाम होते हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। और यदि मैं आज की इसके बुक के बारे में बात करूं, क्योंकि आप में से शायद कोई पूछेगा, तो मैं इस बुक का मैं आपको नाम बता देता हूं। दोस्तों इस बुक का नाम है ग्रेट ग्रैंडपा टेल्स। ये जो कहानी है ग्रेट ग्रैंडपा टेल्स नामक किताब से ली गई है। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने आसपास जो मार्केट में या फिर जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ सर्च करें, इस तरह की बुक आम बातें मिल जाएंगी। क्योंकि इस तरह की जो बुक्स हैं वह काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, बच्चे इस तरह की किताब पसंद करते हैं मॉरल स्टोरीज़ की, तो आप इजीली इनको परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।